सो हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस UPSI के लगा रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है इसका पॉलिटी का। सो हमने 50 क्वेश्चन कर लिया। हम 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है। फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है ना। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये आपके 21 और फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 भाषाएं जुड़ती हैं, ठीक है। ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 भाषाएं जुड़ती हैं। और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDSMSDB ऐसे कुछ करके आप जो भी है इसका एक सिनोनिम बना, एक एक्रोनिम बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये अभी UPSC में भी आया था ये प्रश्न। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 21 से सिंधी जुड़ी, 21 से सिंधी जुड़ी, 71वें से आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, KMN, ठीक है ना। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, KMN, और इन दोनों को 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आएगा। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 4 भाषाएं ये 4, 3, 7 और 1, 8, 8 भाषाएं बाद में जुड़ी और 14 जो थी मूल संविधान में थी। तो 14, 8, 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। 12वीं अनुसूची आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है जो नगरीय निकाय से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जो है आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 से जुड़ा है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो फैक्ट के स्तर पे भी आपको नॉलेज इन्हांस हो रहा है और साथ ही साथ आपको डोमेन और रेंज भी समझ में आ रहा है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की परीक्षाओं में UP, PCS, पेट सब में आपको ये काम आएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान से द्वारा प्रभावित हुई है? तो कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से हुई है आपकी? संविधान, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया, कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया, ठीक है। अंग्रेजी में इसका मतलब बोलेंगे तो इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इंग्लिश में अगर इसको बोलते हैं तो इसका मतलब है कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून की भाषा में से PSL बोलते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और ये आया है जापान से। और एक और विधि निर्माण की एक और प्रक्रिया होती है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ मतलब विधि निर्माण की उचित प्रक्रिया, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आर्टिकल 21 आप जब पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 तो उसमें लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को नियत नहीं किया जा सकता, नियमित नहीं किया जा सकता, उसे सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है मित्रों। तो वो है PSL। लेकिन बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी वाद में, मेनका गांधी बना भारत संघ राज्य में, इसको PSL यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से कानून निर्माण की प्रक्रिया को और ज़्यादा ही मजबूत करते हुए DPL विधि की उचित प्रक्रिया को भी समाहित किया। इसका क्या मतलब होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का? कि कोई भी विधि बनानी है, कोई भी चीज़ करनी है भारत में तो उसके लिए एक विधि होनी चाहिए। जैसे गैम्बलिंग को आपको निरुद्ध करना है, गैम्बलिंग को आपको बैन करना है, तो अभी क्या हुआ, गैम्बलिंग बैन करने का विधि बनाई गई ना, कानून बनाया गया ना, गैम्बलिंग को गैर कानूनी करने वाला कानून बनाया गया ना। उसी तरह DPL, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की कोई विधि जो है उसकी प्रक्रिया उचित है कि नहीं, उसमें तर्क संगतता को ध्यान दिया गया है कि नहीं, ठीक है ना। डिटेल में भी देखेंगे जब संविधान पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ संयुक्त राज्य अमेरिका का कॉन्सेप्ट है
और कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया ये जापान का है, ठीक है ना। चलिए 52वें का सी है, ठीक है ना। और कुछ कुछ बातें हैं, जैसे आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है ना। और आयरलैंड से और क्या लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपातकालीन उपबंधों को कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण, हाँ न्यायिक समीक्षा है, पूर्वावलोकन, सब न्यायिक पुनरीक्षण, पूर्वावलोकन, पुनर्विलोकन, तो स्पेलिंग ही गलत होगी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। और समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की समीक्षा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से पदों को हटाया जाना। एक होता है पूर्वावलोकन, 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 पूर्व अवलोकन, तो पूर्व का अ मिलके आ हो जाता है दीर्घ संधि, ठीक है ना। पुनर्विलोकन, पुनः विलोकन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है विसर्ग संधि है, पुनः और विलोकन, तो पुनर्विलोकन हो जाएगा। अह की मात्रा जो है उड़नतुआ र में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी भी है तो कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। संविधान सभा की संघ शक्ति की अध्यक्षता कौन कर रहा था, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता ये जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है ना। संघ शक्ति समिति, संघीय समिति, ठीक है ना। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता हमारे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई। संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता संघ वाले जितने भी थे सबके पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है ना। वार्ता समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे संविधान समिति के। प्रांतीय समिति के सरदार पटेल, और जेबी कृपलानी जो थे झंडा समिति के। और एक थी एडहॉक झंडा समिति, एडहॉक मतलब तदर्थ, अस्थायी होती हैं समितियाँ, तदर्थ झंडा समिति के फिर से आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसी कई समितियाँ थे, हमने देखे कि 20-22 समितियाँ थी, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथों द्वारा लिखा गया था ना, ठीक है। ये प्रेम बिहारी नारायण राज यादव, ठीक है ना। ये अभी हम लोगों ने प्रश्न पीछे भी आया था, इसको देखा था, ठीक है ना। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। पहले भाग में राज्य और उसका क्षेत्र, दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, चौथे भाग में आपका मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, तो चौथे के क्रम में है मौलिक कर्तव्य, और पांचवें में है संघ, छठवें में है राज्य, सातवें में है कुछ राज्यों के बारे में जो प्रावधान थे वो निरसित हो गया है, भाग 7। फिर भाग 8 है संघ और राज्य क्षेत्र में प्रशासन, ठीक है। और 9वां भाग जो है वो उसमें आपका ग्राम पंचायतें हैं और नगरीय निकाय हैं। उसके बाद सरकारी समितियां। 10वें में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित में 11 जो है भाग 11 क्या है, संघ और राज्य के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना। संघ और राज्य के बीच में कैसे संबंध, प्रशासन, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ठीक है ना। केंद्र और राज्य या संघ या राज्य के बीच में संबंध है। भाग 12 क्या है, भाग 12 में उनके बीच में वित्तीय संबंध से संबंधित है, वित्त संपत्ति वाद संविदा है। भाग 13 क्या है, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ठीक है। ये सारी बातें अभी पढ़ाऊंगा आपको, जब 22 ऐसे भाग आपको फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। आप याद कीजिए, ये वाला चार्ट था ना, आपको चार्ट दिखाया था, जो संविधान का चार्ट आता है उसको अपने रूम में चिपका के आप याद करना शुरू कीजिए। चलिए भाग 55 हो गया, 55 के बाद 56,
तो ये चार्ट है, ये काफ़ी फेमस चार्ट है, इसमें सारे भाग दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस चार्ट में सभी भाग दिए हुए हैं, 22 भाग। इससे आप याद करें और मोटा मोटा आर्टिकल्स अगर आप इससे याद करने की कोशिश कीजिए, इसे कमरे में चिपका लीजिए अपने, ठीक है ना। ये मैंने भी चिपका के इसे बार बार मैं खड़ा होकर याद करता हूँ कि हाँ, भाग 12 में वित्त संपत्तिवाद संविधान, भाग 14 में आपका, 13 में व्यापार वाणिज्य समागम, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो ऐसे आप सारे भाग याद कीजिए, इसे चिपका के अपने कमरे में रोज पढ़िए, ठीक है ना। बाकी यहाँ मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। और बुक लिस्ट वगैरह मैंने बता रखी है आपको, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं आप। लक्ष्मीकांत अभी मत पढ़िए, अभी आप फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी, ठीक है। तो भाग कौन से प्रश्न में थे? प्रश्न संख्या 56 पे थे प्रश्न संख्या 7 ना। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष। संविधान में जो मूल शब्द लिखा है पंथ निरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द और एकता के साथ अखंडता शब्द, 3 शब्द जुड़े हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जुड़े हैं, ठीक है। ये 3 शब्द जुड़े हैं, तो 56 का सी हो गया। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? कि राज्य जो है सभी धर्मों का समान अभिवृद्धि करेगा। राज्य जो है सभी धर्मों को स्वीकार करेगा। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करेगा, राज्य सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसका स्वयं कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। राज्य का स्वयं कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का समान अभिवृद्धि करेगा। ज्यादा जो एग्जैक्ट अर्थ है वो ये है, ठीक है। 57 का सी, ठीक है ना। फिर प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है? भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ होता है? गणतंत्र का अर्थ, ये सारी बातें डेफिनेशन वाली क्लास में मुझे समझा देनी चाहिए, चलिए प्रश्न आ रहा है। गणतंत्र, गणतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। गणतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है ना। री प्लस पब्लिक, री मतलब अगेन, फिर से, पब्लिक मतलब जनता का। तो री माने अगेन। जो भारत का सर्वोच्च पद है, कौन से सर्वोच्च पद है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, और सारे मंत्रिमंडल, ये जो भी भारत के जितने भी सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है, या रिपब्लिक से मतलब फिलहाल तो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति से होता है। तो जो सर्वोच्च पद है, अगर वो चुनाव के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, वो निर्वाचित होता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका में भी सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, वहाँ स्पष्ट निर्वाचन होता है, सभी लोग वोट देते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति के लिए वोटिंग जो होती है वो एकल संक्रमणी मताधिकार द्वारा संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे रिपब्लिक का उल्टा होता है मोनार्की। रिपब्लिक का उल्टा क्या होता है? मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। तो अगर आपके विलोम में आएगा गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। जैसे कि आपके ब्रिटेन में अभी भी क्या है? राजशाही है, राजा है, वहाँ किंग और क्वीन होते हैं। तो वहाँ पे जो देश का सर्वोच्च पद है वो किंग और क्वीन होता है, और वो कैसे चलता है? वंशानुगत चलता है, ठीक है ना। तो वंशानुगत, तो इसमें क्या बोल रहा है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है, यही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में सीधे चुनाव होता है। गणतंत्र आप समझिए, लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आपका सरकारों का गठन होता है, ये होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 58 आप समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 57 का सी है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है सामाजिक आर्थिक के अंतर की समाप्ति। सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, बिल्कुल सही बात लग रही है, ठीक है ना। कठिन समय में एकात्मकता, ऐसा नहीं है, कठिन समय में एकात्मकता ये भी सामाजिक संरचना नहीं। उद्देश्यों और विचारों में समानता, ठीक है ना, उद्देश्यों और विचारों में समानता ये है, ठीक है। समूह के सदस्यों की उत्पादकता से नहीं। सामाजिक और आर्थिक अंतर की समाप्ति,
देखिए ये समाजवाद का एक जो ये वाला है, ये समाजवाद का उद्देश्य होता है। समाजवाद मतलब मार्क्सवाद को सिंपल शब्दों में मार्क्सवाद, साम्यवाद, ठीक है, या फिर समाजवाद, ये इन टर्म्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, इनका मेन मोटिव यही है। लेकिन ये क्या है, यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। यूटोपियन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही आदर्शवादी सोच है कि समाज के अंदर आर्थिक और सामाजिक अंतर समाप्त हो जाए, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग है, ठीक है, सबकी क्षमताएं अलग अलग है, तो सामाजिक और आर्थिक अंतर की समाप्ति बिल्कुल तरह से 100% संभव नहीं है, ठीक है ना। तो व्यवस्थित सामाजिक संरचना क्या होगा, उद्देश्य और विचारों में समानता ये है, ठीक है ना। भारतीय समाजवाद में क्या है कि अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके वोट का मूल्य एक बराबर है, ठीक है ना। और भारतीय समाजवाद का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हो रहा है, उसको पालने से लेके, मतलब उसको क्रेडल से लेके उसको ग्रेव तक, उसको समाधि तक, उसको कब्र तक, उसके जो अंतिम संस्कार है वहाँ तक उसको हम सुरक्षा दे रहे हैं, जीवन जीने की सुरक्षा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में वर्णन किया था भारतीय समाजवाद के बारे में। प्रश्न संख्या 60 क्या है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, 9 दिसंबर को दूसरी बैठक को इस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर तीसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है ना। और उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित होता है, ठीक है। ये सारी डेट्स पूछी जा सकती हैं। और उसके बाद क्या होता है, और संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को प्रारूप समिति का गठन होता है 1947, ठीक है ना। प्रारूप समिति का गठन कब होता है, 29 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। डॉक्टर बी एन राव आपके संवैधानिक सलाहकार रहते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर बी एन राव क्या रहते हैं, संवैधानिक सलाहकार रहते हैं। सारी बातें आपको, सारे फैक्ट याद रखने हैं, घूम फिर के पूछ सकते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन सबको पता है, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। और अमार सोनार बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गया था जनगण मन, ठीक है ना। तो कांग्रेस के 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है ना। और इसका प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में हुआ था। तत्वबोधिनी पत्रिका के देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, इनके पिताजी थे संभवतः। तो उन्होंने वो किससे, आर्य समाज, ठीक है, भारतीय आर्य समाज, और आर्य समाज वाला जो जो बंटवारा होता है केशव चंद्र सेन से इनकी बाद में वो हो जाती है, सब इतिहास का पार्ट है, ठीक है ना। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जब फैक्ट आप बार बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो आत्मरक्षा का अधिकार लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, क्यों नहीं उसमें आत्मरक्षा का, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं किया गया, ठीक है। किया गया कार्य आपराधिक अत्याचार को रोकने के लिए, आपराधिक अत्याचार को रोकने के लिए आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। आपको कोई मार रहा है तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। जंगम संपत्ति की रक्षा करने के लिए, जंगम संपत्ति की रक्षा मतलब एक होता है जंगम, एक होता है स्थावर। स्थावर का मतलब होता है जमीन भूमि, और जंगम संपत्ति जैसे आपकी गाड़ी है जो चल सकती है, ठीक है, जिसको आप ले जा सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप है आप उसको ले जा सकते हो, तो आप इसको बचा सकते हैं, ठीक है ना। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, अगर लोक सेवक कोई अनुचित कार्य कर देता है तो उसमें आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, क्यों, ये आईपीसी की किसी धारा से आ रहा है, ठीक है ना। आत्मरक्षा का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं प्राप्त है, यदि लोक सेवक और सरकारी कर्मचारी कोई कार्य जिसमें मृत्यु और नुकसान की आशंका युक्तियुक्त रूप से नहीं होती है, वह सावधानपूर्वक अपने पद पर काम करता है, ठीक है ना। लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्तियुक्त रूप से नहीं होती है, वह सावधानपूर्वक अपने कार्य पर पद पर करता है। ओहो, इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए आप पुलिस वाले हैं, ठीक है ना, पुलिस वाले हैं, अब आपको कहीं ऐसा कार्य करना है जिसमें कि खतरा है, थोड़ा अपराधियों से आपको भिड़ना है, तो आप ये कह के अपनी ड्यूटी से नहीं मना कर सकते हैं कि मुझे तो आत्मरक्षा का अधिकार है, मैं क्यों अपराधियों से भिड़ने जाऊँ, ठीक है ना।
तो वो सब आपको वहाँ पे सद्भाव पूर्वक अपने पद पर कार्य करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ठीक है ना। फौजी कहे कि अरे वहाँ पे तो सीमा पे गोली चल रही है, मैं तो अपनी आत्मरक्षा करूँगा, तो आत्मरक्षा करोगे तो आपकी रक्षा देश की रक्षा कौन करेगा, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है, समझ पा रहे हैं इसका अर्थ। अगला प्रश्न इसका और भी देख लीजिए क्या है। अब तो आईपीसी पढ़ना नहीं है। लोक सेवक के निर्देश पे कोई कार्य करने की कोशिश, उदाहरण कोर्ट के लाठीचार्ज के आदेश, पुलिस की कार्रवाई, ठीक है ना। तो ये क्या आपको ऊपर से निर्देश आ जाए कि लाठी चार्ज करो, हाँ पुलिस कार्रवाई करो, तो आप उसमें मना नहीं कर सकते कि नहीं मेरा तो अपना आत्मरक्षा का अधिकार है, मैं अपने मन से स्वेच्छाचारी निर्णय लूंगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं तीसरा, यदि कोई कार्य उचित देखभाल और सावधानी से किया जाए तब उसे सद्भावना पूर्वक किया माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसे समय में जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो, स्वयं या संपत्ति की रक्षा करने के लिए उतने ही बल की करना जितना कि वह स्वयं की रक्षा के लिए जरूरी समझता हो। किसी विकृत चित्र व्यक्ति, अपरिपक्व समझ के शिशु, अपरिपक्व को समझ के शिशु, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार, ठीक है ना। किसी आक्रमण करने वाले को जान से मारा जा सकता है, किसी आक्रमण करने वाले को जान से मारा जा सकता है अगर हमलावर से मौत, बलात्कार, अप्राकृतिक कार्य, अपहरण आदि की आशंका हो, ठीक है। ये है, ये बातें इन समय आईपीसी का धारा 96 से 96 से 106 तक आपका ये जो है आत्मरक्षा के प्रावधानों को बहुत ही क्लियर कट समझाया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको बीएनएस पढ़ना है, वहाँ पे भी डिटेल में देखेंगे। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है, अपने शरीर को के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही बात है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, यह सही बात है कि मान लो किसी मित्र को, आपके परिजन को, किसी दूसरे इंसान को कोई हमला करके मार रहा है तो आप उसको बचाने के लिए दूसरे को चोटिल कर सकते हैं, ठीक है। चोरी और लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही है, वही फिर से आ गया ठीक है। अगला प्रश्न देखते हो 64, भारत का गणतंत्र, इसमें क्या होता है, कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, सी वाला ऑप्शन 64 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, प्रश्न संख्या 65, भारतीय संविधान लागू होने के समय कितनी अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 395 थे लागू होने के समय, और अनुसूचियां 8 थी, ठीक है ना। फिर 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से, 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं अनुसूची जो है वो आपके 73वें, और 11वीं 73वें और 12वीं 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी। सारे संविधान संशोधन सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा द्वारा किया गया, 66 का बी है। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, ठीक है ना। तो इसका क्या है ऑप्शन 1949, 1949, 1949 में। अब विक्रम संवत, जब आप इसको विक्रम संवत में बदलते हैं तो विक्रम संवत की उसकी शुरुआत होती है 57 एडी से, ठीक है ना। विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 ईस्वी से। क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो 57 ईस्वी से आपका शुरू होता है विक्रम संवत। तो जब जीरो विक्रम संवत होगा तो उस समय 57 साल ऑलरेडी गुजर गए होंगे, तो 57 जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। जो भी ईयर चल रहा होता है उसमें 57 जोड़ने पे हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे 57, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 7 16, एक लगा हासिल, 5 1 6 1 10, 4 1 5 1 10, फिर से 10, फिर 2006 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 2006, विक्रम संवत 2006, ठीक है ना। 57 ईस्वी विक्रमादित्य, विक्रमी संवत जो है विक्रमादित्य द्वारा
शकों को हराने पे विक्रम संवत की शुरुआत होती है, ठीक है ना। और शक संवत जो है, शक संवत जो है वो शक राज जो है कुषाण, कुषाण के वहाँ पे क्या बोलते हैं सिंहासन आरूढ़ होने पे उसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के गणतंत्र के रूप में अभी जैसे 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो विक्रम संवत कौन सा है, 57 ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है ना। 7 5 12, 5 2 7 1 8, 2082 विक्रम संवत चल रहा है, ठीक है ना। और इंडिया का जो आधिकारिक है वो कौन सा है, शक संवत है, ठीक है। आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है, शक संवत है, ये वाला नहीं है। उसमें आपको 76 वर्ष पीछे जाना पड़ता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट 76 वर्ष ही है शायद, एक बार देख लेंगे जब आएगा हिस्ट्री वाले पोर्शन में रहेंगे तो। अगला प्रश्न देखिए, भारत के गणतंत्र का जन्म कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र हुआ था। संविधान सभा में किस देश की देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने, तो मैसूर ने लिया था, हैदराबाद वालों ने नहीं लिया था, ठीक है ना। संविधान सभा में हैदराबाद वालों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। बाद में कश्मीर, जूनागढ़ सब लोग आ जाते हैं, लेकिन हैदराबाद वाले लास्ट में आते हैं। ऑपरेशन पोलो से पुलिस कार्रवाई करके इसको मिलाया जाता है, ठीक है ना। हैदराबाद को भारत में मिलाया जाता है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। तो ये है 338। और फिर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग खत्म करके विभाजित करके 1938 ए में एसटी आयोग, 338 में अब वर्तमान में केवल एससी आयोग है, 338 ए में एसटी आयोग है। और 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 में आपका 338 बी में ओबीसी आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये 338 बी में ओबीसी, 338 ए में एसटी और 338 में एससी आयोग है, ठीक है ना। ये बातें आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 70 के बाद कौन सा है प्रश्न? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में चार्टर 1813 में चार्टर एक्ट, किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन लाया, ठीक है। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए और अंग्रेजी मिशनरीज का आगमन, ये 2 अंतर थे, हमने डिटेल में पढ़ा था। ये संवैधानिक विकास हम जब पढ़ रहे थे तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च और ईसाई मिशनरीज को भारत में आगमन, ये 1813 का अधिनियम था। अब ये देखिए संविधान का जो विकास वाला पोर्शन है वो हमने सारा कर लिया है, थोड़ा घटना चक्र से भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये घटना चक्र से भी देख लेते हैं थोड़ा। घटना चक्र में ये चैप्टर हमने, ठीक है, तो वहाँ पे हमने 1947 से पहले जो भी एक्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम, वर्मा अलग होता है 1935 में के एक्ट से 1937 में, ये सारा हमने पढ़ रखा है। फिर यहाँ पे थोड़ा थियरी देख लेते हैं कि 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान की स्थापना की मांग की थी, ठीक है ना, स्वराज पार्टी ने। फिर एम एन रॉय ने व्यक्तिगत तौर पे, एम एन रॉय ने व्यक्तिगत तौर पे सबसे पहले संविधान की मांग की घोषणा की थी, संविधान की मांग की थी। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पे पहली बार स्वराज पार्टी ने पटना में मई में संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी और फैशपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की जाती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, क्रिप्स मिशन जो है ये सबसे पहले संविधान सभा देने का प्रावधान करता है, भारतीयों को बोलता है कि हम आपको एक संविधान सभा निर्माण करने का अधिकार देंगे जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का जो होता है निर्माण होता है और प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार से संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, ठीक है ना। तो एक अस्थायी सरकार, दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है, थियरी नहीं, क्वेश्चन में सारा आपको थियरी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो निर्वाचन होना था प्रति 10 लाख के प्रतिनिधित्व पे, ये देखिए प्रश्न आया था कि भारत, अभी यूपी पीसीएस के मेंस में 2024 वाले यूपी पीसीएस के मेंस में आया था कि भारत के संविधान सभा का गठन क्या हुआ था, तो आपको यही सब बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन होता है आपके, ठीक है। जो आपका कैबिनेट मिशन है, ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा आपका संविधान सभा का गठन होता है। प्रति 10 लाख के प्रतिनिधित्व पे आपका एक सदस्य निर्वाचित होना था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ठीक है ना। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से आते थे और 93 सीटें देसी रियासतों से थी, ठीक है ना। इसमें से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से, ठीक है ना, जहां पे आपके 1937 में चुनाव होते हैं उन 11 गवर्नरों के प्रांत से होता है। और उसके बाद क्या होता है, 4 चीफ कमिश्नर एरिया रहते हैं अंग्रेजों के 4 चीफ कमिश्नर एरिया रहते हैं। और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है अपने में से, ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव जो होता है जुलाई अगस्त 1946 में होता है, ठीक है ना। फिर संविधान सभा की जो अंतरिम सरकार का जो गठन होता है वो होता है 2 सितंबर 1946। जुलाई अगस्त में चुनाव हो जाता है और अंतरिम सरकार बन जाती है 1946 को, ठीक है। और 296 सीटों पर ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, इन 296 में से 208 तो कांग्रेस को मिलती है और मुस्लिम लीग को मिलती है 73। छोटे समूह स्वतंत्र जो सदस्य रहते हैं उनको 15 सीटें मिलती हैं। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। फिर संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है। और प्रांतों की विधान सभाओं को निर्वाचक मंडल के रूप में काम किया गया था। निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है ना। 1935 के अधिनियम के अनुसार वयस्क मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था, ठीक है ना। 1935 वाले प्रावधान के अधीन ये था। अगला देखिए क्या हो रहा है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। फिर उसके बाद प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। फिर जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जो 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। माउंटबेटन की 3 जून योजना को विधान के स्वरूप जो है पाकिस्तान का विभाजन होता है। इस प्रकार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह जाती है और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ठीक है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। कुल इसमें क्या होते हैं, 11 अधिवेशन होते हैं संविधान सभा के, ठीक है। फिर 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को भी एक दिन संविधान सभा मिलती है और कुछ निर्णय लेती है, जैसे कि राष्ट्रगान वगैरह को अंगीकृत करना, कुछ राज्यों का नाम बदलना। जैसे संयुक्त प्रांत का नाम क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड प्रोविंस वाज नेम्ड एज उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। संविधान सभा पर हस्ताक्षर, ठीक है। इसके जो थे संविधान सभा के निर्माण के समय BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। इसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, 15। कौन कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, ठीक है ना। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा को क्या बोला कि ये कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारतीय संविधान सभा क्या थी, कांग्रेस थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, ठीक है ना। इस मुस्लिम लीग के सदस्य इसका बहिष्कार करते हैं, ठीक है ना। फिर इसका पुनर्गठन होता है 26 अक्टूबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य 5 सदस्य आके इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किया था, ठीक है ना।
स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। और व्यक्तिगत तौर पे सबसे पहले किसने किया था? एम.एन. रॉय ने, ठीक है ना। व्यक्तिगत तौर पे किसने किया था सबसे पहले? एम.एन. रॉय ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्माण सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये व्यक्तिगत तौर पे एम.एन. रॉय ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन 1927 द्वारा बिल्कुल नहीं। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल भी नहीं। क्रिप्स मिशन ने बोला था कि जब एक बार युद्ध समाप्त हो जाएगा तो युद्ध समाप्ति के बाद आप क्या कर सकते हैं? संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या अनुपात था 10 लाख प्रति व्यक्ति, ठीक है। सारा अभी देखा। चौथा प्रश्न हो गया 10 लाख प्रति व्यक्ति, ठीक है। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, और उसके जो मुख्य थे, अध्यक्ष थे, वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। कैबिनेट मिशन में भी स्टैफोर्ड क्रिप्स ही अध्यक्ष रहते हैं। क्रिप्स मिशन में भी स्टैफोर्ड क्रिप्स रहते हैं और कैबिनेट मिशन में भी स्टैफोर्ड क्रिप्स रहते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया जाता है? तो गठन किया जाता है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है ना। ये सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। मेन तो जो संविधान सभा अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का जो सबसे सर्वोच्च पद था अभी भी वो गवर्नर ही था। जब तक कि स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक गवर्नर ही रहता है। और लेकिन कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। वायसराय कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, ठीक है ना। कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है ना। तो सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, शिक्षा मंत्री थे संभवतः, और जगजीवन राम श्रम मंत्री रहते हैं, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं रहते उसमें, ठीक है। अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं रहते हैं, ठीक है। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिलता है, ठीक है। एस राधाकृष्णन के सदस्य नहीं रहते। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव 1940 में वेवेल कहते हैं कि एक कार्यकारी परिषद बनाएंगे जिसमें हिंदू और मुस्लिम समान सदस्य रहेंगे और आप लोग अपना मिलकर देश चलाइएगा, ठीक है ना। 1939 में विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो समर्थन जुटाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वेवेल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था भारत का बंटवारा रोकने और न रोकने से। उसको केवल एक मतलब था कि भारतीयों का समर्थन मिल जाए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए, ठीक है। ये उद्देश्य था। तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? कथन सही है और कारण गलत है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। लिनलिथगो, ऑकवुड, वेवेल, वायसराय, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव, वेवेल प्लान, वेवेल योजना। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10 में क्या बोलते हैं कि कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था? नहीं, वयस्क मताधिकार पर नहीं था वो, ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? नहीं, विधानसभाओं से निर्वाचन होता है, ठीक है ना। और बहुदलीय निकाय था, संविधान सभा के बारे में बहुदलीय निकाय था। अनेक समितियों, हाँ हो सकता है इसमें एक दो दल थे, ठीक है ना, 2-3 दल थे इसमें, ठीक है। उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है, ठीक है। 3 और 4 सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है, ये बात सही है।
संविधान सभा में वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये वाली बात सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये वाली बात गलत है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। यह बहुदलीय संरचना पर नहीं था, यह भी बात गलत है, बहुदलीय संरचना पे था। वह कई समितियों के माध्यम से कार्य करता था, ये भी बात सही है, ए और डी सही है, ठीक है। वही RAS ने UPSC वाला क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या में समितियों के माध्यम से कार्य किया और प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, इसमें सही बात है। अल्पसंख्यक समुदायों को इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है, सबको जोड़ा गया था। ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी लोग थे इसमें, ठीक है। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका निर्माण किया गया था, नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, ठीक है। ये अभी हमने देखा थियोरी वाले पोर्शन में। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कह रहा है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, नहीं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये बात सही है, ठीक है ना। भारतीय इतिहास के मतलब प्रांतों में संविधान के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे नहीं चुने गए थे, उन प्रांतों की विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा चुने गए थे, ठीक है ना, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था, तो सीधे जनता द्वारा नहीं, राष्ट्रीय और नामांकन नहीं, प्रांतीय सभाओं द्वारा, ठीक है। अभी वो प्रश्न देखा, प्रांतीय सभाओं द्वारा, ठीक है। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। 18वां प्रश्न भी वही है, ठीक है। 19वां प्रश्न क्या है, संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 19वां प्रश्न भी हो गया। 20वां प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, ठीक है। तो मनोनीत उपसभापति कौन थे, ये नहीं थे, दोनों कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, दोनों कृष्णामाचारी भाई नहीं है। ऐसी मुखर्जी भी नहीं थे, फ्रैंक एंथनी बता रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं, यूपी एक दो प्रश्न इतना डिटेल में जा रहा है, MPPSC ही है, ठीक है ना। फ्रैंक एंथनी प्रथम अस्थायी उपसभापति, उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। और अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 हो गया। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा का प्रथम अधिनियम 9 दिसंबर 1946, वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 26 में भी वही है। एक प्रस्ताव, संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित होता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं 1946 में, और एक महीने बाद 22 जनवरी 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। 1946 नहीं, 1947, 22 जनवरी 1947, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने बोला था ना, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही बाद में जाके भारत की प्रस्तावना बन जाता है। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना का प्रारूप बन जाता है, ठीक है ना। उसमें जो सारी बातें थी वही बाद में जाके संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है ना, बात सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है, ठीक है ना। अगली बात क्या कह रहा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, नहीं आदेशित नहीं किया, अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया, ठीक है ना, आदेशित नहीं किया, ये बात गलत है, 3 गलत हो गया। 3 जब गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ऐसा नहीं है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, ठीक है। राज्य के मुखिया ने मुख्यमंत्री को ये लोग अपने राज्य में विधायकों को चुनते हैं और विधायक गण जो है वो मिलके मुख्यमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं है, ना हम प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ना मुख्यमंत्री को चुनते हैं, ना राज्यपाल को चुनते हैं, ना राष्ट्रपति को चुनते हैं। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति द्वारा वो होता है, मनोनीत होता है, ठीक है ना, नियुक्त होता है, सॉरी मनोनीत नहीं, नियुक्त होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है शब्द। अब यहाँ पे शब्द देखिए, अंग्रेजी वाला जो रहा होगा मुझे लगता है संभवतः आदेशित नहीं, वहाँ पे जो एग्जैक्ट संविधान का वर्ड है, इस वजह से ये तीसरा वाला सही हो गया होगा, ठीक है ना। तो अभी अब ये क्या है, ये इसमें घटना चक्र के उत्तर कुंजी का नहीं है दोष, इन्होंने तो वही दिया है जो कि यूपी पीसीएस ने माना है, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये है प्रशांत सर बस झूठ मूठ का प्रश्नों में गलत बना के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपनी समझ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है, अंग्रेजी और हिंदी प्रश्नों में अंतर आ जाता है ना, अंग्रेजी अनुवाद और हिंदी अनुवाद में। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन होते हैं? मूलतः 11 अधिवेशन होते हैं और 12वां अधिवेशन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो कुल 12 अधिवेशन होते हैं। 11 अधिवेशन में ये बन के तैयार होता है, 11 अधिवेशन में ये बन के तैयार होता है और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है ना। उस दिन कुछ काम नहीं होता, उस दिन बस कुछ चीज़ें लागू की जाती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 32 भारत की संविधान सभा में अंतिम बैठक में सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। उससे पहले 26 नवंबर 1949 को एक बैठक होती है। बैठकों को क्या बोला जाता है? अधिवेशन बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसे कुल 11 + 1 12 बैठकें होती है। संविधान का निर्माण कितने बैठकों में होता है? 11 अधिवेशनों में। कुल कितनी बैठकें होती हैं? 12 बैठकें होती हैं। 24 जनवरी 1950 वाली आखिरी बैठक, फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू ही हो जाता है, ठीक है ना। तो संविधान तो जब लागू हो गया तो संविधान सभा भंग हो गई, ठीक है, तो वो बैठक नहीं मानी जाएगी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगता है। 33 का ए वाला आंसर सही है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 34 देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, ठीक है ना। के.एम. मुंशी जो थे वो पहले उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ठीक है ना। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य एच.सी. मुखर्जी थे संभवतः, एच.सी. मुखर्जी नहीं सॉरी, पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी रहते हैं और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी जी रहते हैं। राजस्थान की रियासतों को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान, अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो डी का 2 केवल इसमें है, तो इससे ही आप आंसर लगा लेते हैं, ठीक है। इतना नहीं, आप सबका नाम नहीं जानते, आपको ये केवल आपको पता रहता है एग्जाम में कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इतना नाम याद कर पाना किसी के लिए भी प्रैक्टिकल नहीं। हाँ, एग्जाम के टाइम में आपके दिमाग में मोटा मोटा रहे तो आप कर ले जाते। एक ही, जैसे मुझे एक का बिल्कुल कंफर्म है कि संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। देखिए इसका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है मित्रों। संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 35-36।
संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर BN राव ने, ठीक है, क्योंकि संविधान के सलाहकार थे वो, ठीक है। 36 वाला हो गया। 37, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कम प्रश्न। देखिए क्या होता है, कोई भी विधि बनती है, कोई भी कानून बनता है तो उसके 3 वाचन होते हैं। प्रश्न आया था UPSC में और UPPCS में भी आया था कि विधि निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो सबसे पहले उसका मसौदा बनेगा, ड्राफ्ट विधेयक बनेगा, विधेयक को गजट में छापा जाएगा, लीव ऑफ हाउस होगा, फिर पहला वाचन होगा, द्वितीय वाचन में उस पर ढेर सारी चर्चाएं होंगी, ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएंगी, जनता का विचार मंगाया जाएगा, और तीसरा वाचन में उसको पारित किया जाएगा। तो उसी प्रक्रिया से ऐसे संविधान सभा भी बना था। तो ये 3 वाचन हुए थे, ठीक है ना। और तीसरा वाचन कब शुरू हुआ था? 17 नवंबर 1949 को, इनके अनुसार 17 नवंबर 1949 को। आप समझिए कि हाँ ये 1949 में ही कभी शुरू हुआ होगा, तो 14 नवंबर 1949 सबसे करीब की डेट लग रही है, ठीक है ना। तो ऐसे 4 ऑप्शन में, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था, तो 8-10 दिन पहले उसको वोटिंग वगैरह शुरू हो गई होगी, ठीक है, 10-12 दिन पहले, ठीक है, 10-12 दिन इसकी वोटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा, क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है। भारत के संविधान को पूर्ण तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। 38वां प्रश्न, संविधान सभा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया है 26 नवंबर 1949 को। ये सब प्रश्न आपको पता है, ठीक है ना। वही स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान की स्थिति को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। लागू कब हुआ? 26 जनवरी। लागू करने का निर्णय इसलिए 26 जनवरी के दिन क्यों लागू होता है संविधान? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित होता है और बोलते हैं कि अगर हमको संविधान नहीं निर्माण करने दिया गया तो हम देखिए ये दिया ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया, ठीक है। और 15 अगस्त 1943 को स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। तो इसी वजह से 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाए जाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। 26 नवंबर को ही पूरा तरह से तैयार हो गया था, तो उन्होंने कहा कि चलो 1 महीना रुक जाते हैं, 1 महीने के बाद ही इसको हम लागू करेंगे और गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। फिर संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। फिर क्या है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, भारतीय संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था संविधान सभा द्वारा नवंबर 26, 1949 को, ठीक है। 47 हो गया। BR अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे बम्बई प्रेसिडेंसी थे, ठीक है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी से। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब होता है? 1891 में इनका जन्म होता है और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जिस वर्ष राज्यों का पुनर्गठन होता है 7वें संविधान संशोधन के साथ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होती है, ठीक है ना। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होता है। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन और 1935 साइमन कमीशन के बाद गोलमेज सम्मेलनों का होना, साइमन कमीशन, सारी बातें इतिहास का पार्ट है, बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को इस संघ के आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध था, ये भी बात सही है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता रखी हैं संवैधानिक इतिहास वाले पोर्शन में। प्रश्न संख्या 51, भारत के का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। सही बात है, यह एक गृहीत संविधान है। गृहीत माने ग्रहण किया गया है, कई जगहों से इसमें पोर्शन लिए गए हैं, तो A, B दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो कैसे करता है? गृहीत संविधान होने के कारण नहीं, ऐसा नहीं है। गृहीत संविधान तो है ही, लेकिन हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स, हमारे देश के जो निर्माणकारी जो है गांधी जी, नेहरू जी, उनके दर्शन का भी इस पर प्रभाव पड़ा है, विस्तृत प्रभाव पड़ा है।
प्रश्न संख्या 51 हो गया। 52 देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। बोला कि अभी हमारे भारतीयों को समझ नहीं है, अभी इनको हम वोटिंग करा के क्या कराते हैं, कांग्रेस का ही राज चलाते 15 वर्ष। लेकिन नेहरू जी और अन्य लोग जो थे समाजवादी विचार के, लोकतांत्रिक विचार के, उन्होंने बोला नहीं अभी से चुनाव होगा। 1952 में ही आपका पहला चुनाव होता है, पहली बार 1952 में ही हम लोग वयस्क मताधिकार का अब हम भारतीय प्रयोग करते हैं। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो गांधी जी का ये विचार था। ठीक है, क्या कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, क्योंकि भारतीयों पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ये क्या चाहते थे, ये क्षेत्रीय पार्टियों का और ग्राम स्वराज का इनका जो था। प्रश्न संख्या 54 क्या है? एक संविधान एक मशीन है, ठीक है ना, संविधान एक मशीन की तरह बेजान है, इसमें कुछ लोग जीवन फूंकते हैं, इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। तो जो भी पीसीएस बनने जा रहे हैं मेरे मित्र, जो भी आईएएस बनने जा रहे हैं, जो भी एसआई बनने जा रहे हैं, थोड़ा ईमानदारी से काम कीजिएगा, आपका जीवन बहुत लोगों को प्रभावित करेगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा और आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, अपने मेंस के पेपर में इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख सकते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व को कम करके आका है। कोई अल्पसंख्यक ही बोल रहा है, ये बात मुझे लग रहा है आइवर जेनिंग्स, ठीक है ना, आइवर जेनिंग्स का आरोप है कि जो राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आका, यानी उतना महत्व नहीं दिया, आइवर जेनिंग्स का कहना है। ठीक है ना। 56 किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस, वही ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। सहकारी संघवाद, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी एक पुस्तक है। भारतीय संविधान पे बहुत इन्होंने डिटेल में पुस्तक लिखी है और उसको सहकारी संघवाद, भारतीय संघ को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है और बोला है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। ठीक है ना। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, ठीक है, ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां, छोटा सा है, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है ना, देख लें कि अगले वीडियो में देखते हैं? चलिए अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, जय हिंद।